हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा दीक्षित, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। बच्चों, आज हम कक्षा 12th की समष्टि अर्थशास्त्र का छठा यूनिट मुद्रा एवं बैंकिंग का भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, आज के हमारे प्रमुख अध्ययन बिंदु हैं, सबसे पहले तो मुद्रा के कार्य। इसके अंतर्गत हम मुद्रा के विभिन्न कार्यों को समझेंगे। प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य। इसके बाद हम मुद्रा की पूर्ति की विभिन्न माप को समझेंगे, जिसके अंतर्गत M1, M2, M3 और M4 को समझेंगे। बच्चों, हम लोगों ने अपने इस यूनिट के प्रथम भाग में मुद्रा के बारे में समझा था कि मुद्रा का चलन कैसे आया, मुद्रा कैसे अस्तित्व में आई। प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रणाली चलन में थी, परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी समस्याएं थी, जिसको देखते हुए मुद्रा का आविष्कार हुआ या उन समस्याओं के सुधार के फलस्वरूप मुद्रा का आविष्कार हुआ। और पिछले टॉपिक में हम लोगों ने मुद्रा की विभिन्न परिभाषाओं को समझा था और समझा कि मुद्रा विनिमय का कार्य करती है तथा मूल्य का मापक है। बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग मुद्रा के विभिन्न कार्यों को समझेंगे। मुद्रा के कार्यों को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्राथमिक कार्य, अर्थात वह कार्य जो सबसे प्रमुख हैं। इसके बाद गौण कार्य, गौण कार्य इन्हें सहायक कार्य भी कहा जाता है। इसके बाद आकस्मिक कार्य और आकस्मिक कार्य के बाद हम मुद्रा के अन्य कार्यों को समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आते हैं मुद्रा के प्राथमिक कार्य। मुद्रा के प्राथमिक कार्य 2 ही होते हैं। नंबर 1, विनिमय का माध्यम और नंबर 2, मूल्य का मापक। बच्चों, अगर हम परीक्षा की दृष्टि से भी देखें तो यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर मुद्रा के प्राथमिक कार्य बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ध्यान से समझिएगा, और बहुत ही आसान भी है, क्योंकि मुद्रा के सिर्फ 2 ही प्राथमिक कार्य हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। बच्चों, विनिमय हम लोग अपनी पिछली क्लास में भी समझ चुके हैं। विनिमय क्या है? आदान प्रदान, अर्थात हम किसी एक वस्तु को लेते हैं और बदले में कुछ ना कुछ देते हैं। जब हम मुद्रा विनिमय करते हैं तो हम वस्तुएं लेते हैं और बदले में मुद्रा देते हैं। हम सभी लोग ऐसा करते हैं। बच्चों, आप भी ऐसा करते हैं। बाज़ार में जब कोई सामान लेने जाते हैं तो आप उस सामान के बदले में क्या देते हैं? पैसे देते हैं। तो ये क्या हुआ? विनिमय। तो मुद्रा का सबसे पहला कार्य और सबसे प्रमुख कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम। इसके बाद दूसरा कार्य है मूल्य का मापक। बच्चों, जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में समझा था कि वस्तु विनिमय में मूल्य को मापने में बहुत ही कठिनाई होती थी कि किसी वस्तु का कितना मूल्य आंका जाए। तो मुद्रा ने उस समस्या को हल कर दिया और मुद्रा मूल्य का आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण मापक है। हमें बच्चों कोई भी वस्तु लेनी होती है तो उसका एक मूल्य निर्धारित होता है, उतने ही मूल्य को हम भुगतान करते हैं। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि मुद्रा मूल्य का मापक है। प्रत्येक वस्तु के मूल्य का निर्धारण हम मुद्रा के माध्यम से करते हैं। इसके बाद बच्चों आते हैं मुद्रा के गौण या सहायक कार्य। इन्हें गौण कार्य भी कहा जाता है और सहायक कार्य भी कहा जाता है। तो गौण या सहायक कार्य प्रमुख रूप से 3 हैं। नंबर 1, भावी भुगतानों का आधार। भावी भुगतान का मतलब हुआ भविष्य के जो भुगतान करने। जो व्यापार होते हैं, व्यापार में बहुत सारे लेन देन होते हैं, तो अधिकांशता होता है कि भुगतान तुरंत का तुरंत नहीं किया जाता है, भविष्य में भुगतान करने का वादा किया जाता है। तो भविष्य के भुगतान का आधार क्या है? मुद्रा। वस्तु विनिमय, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था कि हम आज सामान ले लें, भविष्य में वस्तु देंगे, तब तक हो सकता वो वस्तु खराब हो जाए या किसी काम की ही ना रहे। लेकिन मुद्रा भावी भुगतान का आधार है। बच्चों, आज के समय में हम व्यापार में या अपनी आवश्यकता की कोई भी वस्तु ले सकते हैं और भविष्य में भुगतान का वचन दे सकते हैं कि हम इतने दिनों बाद उस वस्तु का भुगतान करेंगे। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ऐसा वचन किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं कि हम उस वस्तु का भविष्य में भुगतान करेंगे। इसके बाद दूसरा कार्य है मूल्य संचय का आधार।
मुद्रा की वजह से ही आज के समय में हम संचय करके रख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए या किसी भी आकस्मिक आवश्यकता के लिए मुद्रा को संचय करके रखना चाहता है। जैसे भविष्य में बच्चों की शादियां, पढ़ाई, अचानक कोई दुर्घटना हो जाए या अपनी वृद्धावस्था को सुरक्षित रखना, तो मुद्रा के माध्यम से हम आसानी से मूल्य का संचय कर सकते हैं और अपने भविष्य के लिए मुद्रा को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला कार्य है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। क्रय शक्ति का हस्तांतरण का मतलब हुआ कि हम मुद्रा के माध्यम से कोई भी वस्तु किसी दूसरे को दे सकते हैं। जैसे अगर आज के समय में किसी भी व्यक्ति को अपना घर या दुकान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करनी है, तो वो क्या करेगा? अपना घर या दुकान किसी को बेचेगा और उसके बदले में जो मुद्रा मिलेगी उस मुद्रा से किसी दूसरे स्थान पर जहाँ पर वह चाहता है घर और दुकान को खरीद सकता है। तो मुद्रा क्रय शक्ति के हस्तांतरण का कार्य करती है। इसके बाद आते हैं बच्चों मुद्रा के आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य में सबसे पहला कार्य है साख का आधार। वर्तमान समय में जो भी साख मुद्रा चलन में है उसका आधार क्या है? मुद्रा। साख मुद्रा के अंतर्गत क्या आता है? जैसे कि चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गए, व्यापार में विनिमय पत्र यूज़ किए जाते हैं, बिल यूज़ किए जाते हैं, हुंडी यूज़ किए जाते हैं। इन सभी को व्यापारी यूज़ करते हैं भुगतान करने के लिए। तो इन सब का आधार क्या है? इन सब का आधार मुद्रा है। अगर कोई व्यक्ति किसी को चेक में भुगतान करता है तो वो तभी कर सकता है जब उसके अकाउंट में मुद्रा हो, उसके अकाउंट में पैसे हों। तो साख मुद्रा का आधार भी आज के समय में मुद्रा ही है। अगला बिंदु है आय के वितरण में सहायक। बच्चों, आय के वितरण में सहायक, प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है उसे आय मिलती है। हम उत्पादन के साधन देखें तो कितने साधन होते हैं? आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी पढ़ा, प्रारंभ से पढ़ते आ रहे हैं कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। जब ये कार्य करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, तो बदले में इन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है, इनकी आय दिया जाता है। तो जब इन आय के साधनों का वितरण होता है, आय का वितरण होता है, तो किसके माध्यम से होता है? मुद्रा के माध्यम से। तो मुद्रा आय के वितरण में सहायक है। अगला बिंदु है उपभोक्ता को समसीमांत उपयोगिता प्राप्त करने में सहायक। बच्चों, हम लोगों ने समष्टि अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता और समसीमांत उपयोगिता पढ़ा था। समसीमांत उपयोगिता के अंतर्गत पढ़ा कि कैसे एक उपभोक्ता अपनी मुद्रा की प्रत्येक इकाई से समान उपयोगिता लेना चाहता है। वह अपनी मुद्रा की प्रत्येक इकाई को इस प्रकार खर्च करता है कि उसे एक या एक से अधिक वस्तुएं लेने पर जो उपयोगिता मिलती है वो समान मिलेगी। कोई व्यक्ति ऐसे मुद्रा खर्च नहीं करना चाहता कि एक तो हमने उपयोगी सामान ले लिया और बाकी की मुद्रा हमने फालतू के सामान में खर्च कर ली जिससे हमें कोई उपयोगिता नहीं मिली। तो पैसे के माध्यम से या मुद्रा के माध्यम से ही संभव हुआ कि समसीमांत उपयोगिता को समान किया जा सके। व्यक्ति अपनी मुद्रा को विभिन्न भागों में विभाजित करके समान रूप से विभिन्न वस्तुओं से उपयोगिता ले सकता है। अगला बिंदु है निर्णय का आधार। मुद्रा आज के समय में निर्णय का आधार है। व्यक्ति मुद्रा के आधार पर भविष्य संबंधी कोई भी निर्णय ले सकता है। अगर व्यक्ति के पास आज के समय में मुद्रा है तो वो भविष्य के लिए निर्धारित कर सकता है कि वो भविष्य में उस अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहता है, कहाँ एडमिशन करवाना चाहता है, कहाँ घर बनाना चाहता है, या वह व्यक्ति स्वयं कौन सा व्यापार आगे जाके करना चाहता है। अगर उसके पास मुद्रा है तो वह इन निर्णयों को आराम से ले सकता है। इसके बाद बच्चों मुद्रा के अन्य कार्य आते हैं। अन्य कार्य के अंतर्गत पहला कार्य है इच्छा की वाहक। मुद्रा इच्छा की वाहक है। आज के समय में हम कुछ भी सोचते हैं, कोई भी इच्छा रखते हैं तो वह पूरी किससे कर सकते हैं? मुद्रा से। आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, तो सब इन इच्छाओं को हम कैसे पूरे कर सकते हैं? मुद्रा के माध्यम से। अगला कार्य है तरल संपत्ति का रूप। संपत्ति के जितने भी रूप होते हैं, घर, जमीन, जेवर, दुकान, मुद्रा, तो इन सभी में देखें तो संपत्ति का सबसे तरल रूप क्या है? मुद्रा।
तरल का मतलब क्या हुआ, जब चाहें जहाँ चाहें जैसे चाहें प्रयोग कर सके। जैसे पानी तरल होता है, आप पानी को किसी भी बर्तन में डालेंगे तो पानी उस बर्तन का आकार ले लेता। उसी तरह अगर हम संपत्ति के सभी रूप में देखें तो मुद्रा को जब जहाँ जैसे चाहें प्रयोग कर सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में अचानक से कोई दुर्घटना होती है और उसे 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है। अब उसके पास 2 लाख रुपए नगद रूप में नहीं है, मुद्रा के रूप में नहीं है। उसके पास घर है, ज़मीन है, संपत्ति अन्य रूपों में है, लेकिन वह उनका प्रयोग अचानक से नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसे बेचना है तो उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर उसके पास नगद रुपए मुद्रा है तो वह तुरंत 2 लाख रुपए का प्रयोग इलाज के लिए कर सकता है। तो मुद्रा कैसी है, तरल, उसका हम तुरंत प्रयोग कर सकते हैं, अपने अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो बच्चों समझ में आया, संपत्ति के सभी रूपों में मुद्रा सबसे तरल होती है। इसके बाद अगला कार्य है भुगतान क्षमता का सूचक। मुद्रा से व्यक्ति की भुगतान क्षमता समझ में आती है। अगर व्यक्ति के पास मुद्रा है तो इसका मतलब उसकी भुगतान क्षमता अधिक है। यही कारण है कि जिस व्यक्ति के पास मुद्रा अधिक मात्रा में होती है उसे आसानी से ऋण मिल जाता है, क्योंकि ऋण देने वाला जानता है कि उसे आसानी से अपना ऋण वापस मिल जाएगा। अर्थात मुद्रा भुगतान क्षमता को दर्शाती है कि कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु का, किसी भी ऋण का कैसे भुगतान कर सकता है। अगर मुद्रा है तो वह आसानी से भुगतान कर पाएगा, अगर व्यक्ति के पास मुद्रा नहीं है तो वह भुगतान आसानी से नहीं कर पाएगा। मुद्रा के कार्य के बाद बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा की पूर्ति। तो मुद्रा की पूर्ति, सबसे पहले हम समझते हैं मुद्रा के अंतर्गत क्या क्या आएगा। मुद्रा के अंतर्गत सिक्के आते हैं, पत्र मुद्रा आती है, ये सब लगभग हम सभी लोगों को पता है कि जो हम सिक्के और पत्र मुद्रा यूज़ करते हैं ये मुद्रा के अंतर्गत आती है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें और भी आती हैं मुद्रा के अंतर्गत, जैसे जो बैंकों में जमाएँ हैं। बैंकों कुछ चालू खाते होते हैं, कुछ बचत खाते होते हैं, कुछ सावधि जमाएँ होती हैं, ये भी मुद्रा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन जमाओं का प्रयोग व्यक्ति अपने उपयोग के लिए करता है। व्यक्ति चेक के माध्यम से पैसे निकाल लेता है आवश्यकता होने पर और इनका प्रयोग कर लेता है। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं कि जो सिक्के और नोट होते हैं ये किसके द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। सिक्के भारत सरकार द्वारा निर्गमित किए जाते हैं और जो पत्र मुद्रा होती है 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी 2 से लेके 2000 तक की जो भी पत्र मुद्रा होती है वह रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गमित की जाती है। बच्चों जैसा कि मैंने अभी बात की कि मुद्रा में खाते जो भी चालू खाते, बचत खाते और सावधि जमाएँ होती हैं ये भी मुद्रा के अंतर्गत आती है। बच्चों चालू खाते जिनसे कभी भी आवश्यकता पड़ने पर पैसा निकाला जा सकता है, बचत खातों में भी पैसा आवश्यकता के अनुसार निकाला जा सकता है। बस इसकी कुछ सीमा होती है कि आप इतने बार पैसे निकाल सकते हैं, इतने बार जमा कर सकते हैं। इसके बाद सावधि जमा आती है। सावधि जमा में क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, एफडी के नाम से बच्चों आप लोगों ने सुना होगा। यह एक निश्चित समय के लिए जमा होती है, उस निश्चित समय के बाद जमाकर्ता इन पैसों को कभी भी निकाल सकता है। तो बच्चों अभी आपको ये समझ में आया वो होगा कि मुद्रा के अंतर्गत आता क्या क्या है। सिक्के, पत्र मुद्रा, बचत खातों में जमा, चालू खातों में जमा और सावधि खातों में जमा, ये सभी मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों हम लोग मुद्रा की पूर्ति की बात कर रहे। अभी हम लोगों ने समझा कि मुद्रा के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो बच्चों आम लोगों के पास, सरकार के पास और रिज़र्व बैंक के पास जितनी भी धनराशि होती है उसे हम स्टॉक कहते हैं। उस सभी मुद्रा को स्टॉक कहते हैं। तो बच्चों अब हम मुद्रा के स्टॉक के बाद मुद्रा की पूर्ति को समझेंगे। मुद्रा आपूर्ति से तात्पर्य उपरोक्त स्टॉक, जिस स्टॉक को अभी हमने समझा, स्टॉक के उस हिस्से से है जो किसी भी समय में प्रचलन में अर्थात आम लोगों के पास उपलब्ध रहता है। तो बच्चों समझ में आया, मुद्रा पूर्ति, मुद्रा स्टॉक का वह हिस्सा है जो आम लोगों के पास चलन में है, क्योंकि सरकार के पास, लोगों के पास या रिज़र्व बैंक के पास जो भी मुद्रा होती है आवश्यक नहीं कि सारी मुद्रा चलन में हो। हम मुद्रा पूर्ति में उसी मुद्रा को लेते हैं, मुद्रा के उस हिस्से को लेते हैं जो हिस्सा चलन में होता है।
बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा के अव्यय। भारत में मुद्रा की पूर्ति के 3 अव्यय हैं। नंबर 1 सिक्के। धातु के सिक्के केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। तो बच्चे धातु के सिक्कों को हम सभी लोग जानते हैं, हम सब लोग प्रयोग करते हैं। और इसके बाद आते हैं कागज़ की मुद्रा। कागज़ की मुद्रा, यह मुद्रा भारत सरकार के रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की जाती है और इस मुद्रा पर रिज़र्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। पूर्व में जितनी मुद्रा जारी की जाती थी उतना ही कोष उसको जारी करने के पीछे सुरक्षित रखना पड़ता था, परंतु वर्तमान में न्यूनतम कोष प्रणाली है जिसके तहत 200 करोड़ का कोष रखना पड़ता है, जिसमें से 115 करोड़ का स्वर्ण होता है और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियाँ होती हैं। मुद्रा पूर्ति का तीसरा अव्यय है मांग जमाएं। मांग जमाएं क्या होती हैं? मांग जमाओं का तात्पर्य जनता की उस पूंजी से है जो सरकारी बैंकों के बचत खातों में जमा होती है। भारत में यह मुद्रा पूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। तो बच्चों जो मांग जमाएं हैं ये कभी भी मांगी जा सकती हैं, कभी भी जनता इसे निकाल सकती है। कभी भी किसी व्यक्ति को आवश्यकता है तो वो अपने खाते से जाकर उस पैसे को चेक के माध्यम से या कैश से निकाल सकता है। तो बच्चों समझ में आया कि मुद्रा की पूर्ति के जो प्रमुख अव्यय हैं वो 3 हैं, जिसमें आएंगे सिक्के, पत्र मुद्रा और मांग जमाएं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जो मुद्रा की माप दी गई है वह 4 प्रकार से है। नंबर 1 M1, नंबर 2 M2, नंबर 3 M3, नंबर 4 M4। अब हम क्रमशः इसे समझेंगे। बच्चों मुद्रा की माप में सबसे पहले आता है M1। M1 बराबर CU प्लस DD। CU क्या है? लोगों द्वारा रखी गई करेंसी, यानी लोग या जनता जो नगद रूप में पैसा रखते हैं उसे हम CU से प्रदर्शित करेंगे। प्लस DD। बच्चों DD के अंतर्गत आएगा व्यावसायिक बैंकों द्वारा रखी गई निवल मांग जमा। निवल का मतलब हुआ शुद्ध। तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा जो भी मांग जमा रखी जाएगी वह इसके अंतर्गत आएगी, क्योंकि मांग जमा कभी भी आवश्यकता पड़ने पर जनता द्वारा ली जा सकती है। बच्चों M1 को इसी कारण सबसे तरल कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनता द्वारा रखा हुआ नगद पैसा तथा मांग जमाएं आती हैं। इसके बाद आता है M2। M2 बराबर हुआ M1। M1 हमने पढ़ ही लिया है। M1 के अंतर्गत क्या आएगा? प्लस डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं। डाकघर में जो बचत जमाएं हैं वह M2 के अंतर्गत आएंगी, यानी M1 प्लस डाकघर की बचत जमाएं। इसके बाद आता है M3। M3 में M1 आएगा। M1 के साथ आएगा व्यावसायिक बैंकों की निवल सावधिक जमाएं। सावधिक जमाएं क्या होती हैं? जो एक समय तक के लिए जो पैसा जमा कर दिया जाता है वे सावधिक जमाएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है M4। M4 में आएगा M3। M3 अभी हमने पढ़ा। M3 प्लस डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएं। डाकघर बचत संस्थाओं में जो कुल जमाएं हैं और M3 दोनों मिलाकर M4 बनता है। तो बच्चों रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति के लिए ये 4 प्रमुख माप दी गई है। यहाँ पे हम कुछ बिंदु और समझ लेते हैं। M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहते हैं तथा M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग समझेंगे उच्च शक्ति मुद्रा, हाई पावर्ड मनी। आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यह महत्वपूर्ण है। उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा से तात्पर्य मुद्रा के उस भाग से है जो लोगों द्वारा नकदी के रूप में, बैंकों द्वारा सुरक्षित जमा के रूप में, जो बैंक द्वारा सुरक्षित जमा रखी जा रही है वह, तथा रिज़र्व बैंक की अन्य जमाओं के रूप में होती है। रिज़र्व बैंक की अन्य जमा का मतलब हुआ व्यावसायिक बैंक और सरकार जो रिज़र्व बैंक के पास जमा रखते हैं। तो हाई पावर्ड मनी या उच्च शक्ति मुद्रा हम किसे कहते हैं? लोगों के पास नकदी, बैंकों के पास जमा तथा रिज़र्व बैंक के पास अन्य जमाएं। इसे हम फॉर्मूले में दिखाते हैं। उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा H बराबर लोगों के पास नकदी, C यानी करेंसी, प्लस बैंकों की कुल रिज़र्व जमा।
R फॉर रिजर्व, रिजर्व के लिए R को दिखाया गया है। तो इसे शॉर्ट में H बराबर C+R हम ऐसे लिख सकते हैं, H बराबर C+R। यह उच्च शक्ति मुद्रा को दिखाता है। तो उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा रिजर्व बैंक तथा भारतीय सरकार द्वारा उत्पन्न की जाती है। उच्च शक्ति मुद्रा का निर्माण निम्न भागों से मिलकर होता है। नंबर 1, जनता के पास करेंसी। नंबर 2, रिजर्व बैंक की अन्य जमा। नंबर 3, बैंकों के पास नगद, जो बैंक नगद धनराशि रखता है। और बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के पास आरक्षित जमा। तो बच्चों समझ में आ गया उच्च शक्ति मुद्रा हम किसे कहते हैं और यह किससे मिलकर बनेगी। बच्चों अब हम लोग आज के टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है मुद्रा के कार्य समझाइए। इसमें आप मुद्रा के सभी कार्य समझाएंगे, प्राथमिक कार्य, गौड़ कार्य, सहायक कार्य तथा अन्य कार्य। यह प्रश्न आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है मुद्रा की पूर्ति की माप में आप M1, M2, M3 और M4 को समझाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है उच्च शक्ति मुद्रा किसे कहते हैं समझाइए। बच्चों आप लोग इस प्रश्न में उच्च शक्ति मुद्रा को समझाएंगे। बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न है मुद्रा के प्राथमिक कार्य लिखिए। इसे आप शॉर्ट प्रश्न के लिए तैयार करेंगे। तो बच्चों हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।